हेलो एंड वेलकम बैक। नया वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले दो वीडियोस में हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर डिस्कस कर चुके हैं, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इससे पहले टेम्परेचर को समझने से पहले हम देखते हैं कि इसके चेंज को समझने से पहले टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर बेसिकली दो तरह के हमारे पास हीट से रिलेट होता है ना टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जेटिक्स में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं इसमें हमेशा जो हीट होता है वो रिलीज होता है, बाहर रिलीज होता है, ठीक है। और इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और जो हमारे पास इंडोथर्मिक होता है इसमें हमेशा जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब होता है, यानी रिएक्शन को हीट चाहिए प्रोसीड करने के लिए, और इसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास हो गया इफेक्ट, टेम्परेचर किस तरीके से रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। या एक्सो होता है या इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जब हम उसको लिखते हैं ना तो हम क्या करेंगे, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर ना जो टेम्परेचर के लिए ना हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे जो कि है हीट, ठीक है, क्योंकि हीट ही होता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ SO2 प्लस O2। देखो बेटा, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये गैसियस स्टेट में ही अप्लाई होता है, ठीक है, केसी। तो हम गैसियस स्टेट में ही तमाम चीज़ों को लेंगे। अगर आप सॉलिड ले रहे हैं तो फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिक्विड लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना हमारे पास 198 किलो जूल माइनस में आ रहा है ना, विच मीन्स ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा हम क्या करेंगे, जो हीट को ना एज ए रिएक्टेंट एज ए प्रोडक्ट लेंगे, और कंसंट्रेशन जो इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था उसको जरूर चेकआउट करना है बेटा। उसका इफेक्ट और हीट का इफेक्ट तकरीबन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक्सोथर्मिक केस में हम क्या करेंगे बेटा, मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक्सोथर्मिक केस में हम जो हीट चेंज को ना हमेशा प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा से लिखूं क्या होगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये एक्सोथर्मिक है ना, तो हम जो हीट को ये जो माइनस के साइन को जो लिखेंगे ना उसको हम हीट के फॉर्म में लिखेंगे, उसको हमेशा प्रोडक्ट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन हो, जैसे कि मेरे पास है N2O4 एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2, और यहाँ पर जो हीट चेंज है वो हमारे पास है प्लस 57.2 किलो जूल। अब यहाँ पर देखो बेटा प्लस साइन आ रहा है ना, प्लस साइन आ रहा है। जब हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी चेंज को समझने के लिए ना हम क्या करेंगे, N2O4 प्लस, यहाँ जो प्लस जो साइन आ रहा है ना हमारे पास, जो हीट चेंज इंडोथर्मिक में, हम हीट को हमेशा रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे इस तरीके से। समझ गए बेटा। तो पहला चीज जो हमने यहाँ समझना है वो ये है कि एक्सोथर्मिक है तो हम हीट को एज ए प्रोडक्ट लेंगे, और अगर इंडोथर्मिक हो तो हम हीट को एज ए रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी जो प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो अब यहाँ से समझना आसान हो जाएगा कि जब हम इसको एज ए प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट लेंगे, ये एज ए रिएक्टेंट लेंगे, इसका जो इफेक्ट होगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन वाला ही होगा, जो मैंने पीछे डिस्कस किया है, वीडियो बनाया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट ही इन दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो वहां मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, और अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स साइड पे जाएगा। तो सिमिलरली जब हम हीट को एज ए रिएक्टेंट, एज ए प्रोडक्ट या एज ए रिएक्टेंट लेंगे तो इसका भी इफेक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन वाला ही होगा,
ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं ज़रा लिख लेता हूँ। मेरे पास एक रिएक्शन है SO3, जो मैंने ऊपर लिखा है वही वाला हम एक्सप्लेन करेंगे। ये रिएक्ट कर रहा है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर जो डाइऑक्साइड है इट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस, और इक्विलिब्रियम आया हुआ है हमारे पास, और SO3 बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो हीट चेंज है वो हमारे पास है एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक है तो मैं इसको रीराइट कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक, तो मैंने कहा था हमेशा प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। सो 2SO2 प्लस O2 और 2SO3 प्लस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हीट। एक्सोथर्मिक है तो हीट को मैं इस साइड पे लिखूंगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस रिएक्शन के ऊपर, जो कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है बेटा याद रखना ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं हीट को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या चीज बनने का चांस ज्यादा है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने क्या कहा, अगर मैं हीट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला कंडीशन क्या है, अगर मैं हीट को इंक्रीज कर दूं, या हीट को हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं ना, तो मैं यहाँ टेम्परेचर बोलता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, देखो बेटा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो टेम्परेचर ये रहा ना हीट, तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ना, हीट को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा बेटा, रिएक्टेंट मिलेगा। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर in an exothermic reaction, then the reaction will proceed toward reactant side। ठीक है जी, रिएक्टेंट साइड पे हमेशा जाएगा, रिएक्टेंट साइड, द रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, और या हम ये भी कह सकते हैं, और द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिएक्टेंट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसी रिएक्शन पे हम बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला रिएक्शन जो हमारे पास है। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होगा, ठीक है, ये इंक्रीज था, ये टेम्परेचर डिक्रीज है। तो देखो टेम्परेचर को यहाँ पर अगर एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, एक्सोथर्मिक की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक के टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है जो हमने कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट देखा था पिछली वीडियो में, कि जब हम प्रोडक्ट को डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं प्रोडक्ट की, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा। सो यहाँ से अगर हम हीट टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, एंड वी गट मोर एंड मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक हो और उसका अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज करें, देन द इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, मैं शार्ट कर लेता हूं बेटा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, एंड वी गॉट मोर प्रोडक्ट। समझ गए बेटा, तो यहां से एक चीज हमारे पास क्लियर हो गया, अगर एक्सोथर्मिक हो तो उसको हमेशा हम प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें रिएक्शन रिवर्स साइड पे आता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलेगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इस कंडीशन में हासिल होगा। ठीक है, सो अब इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, एक डेली लाइफ एग्जाम्पल हम देंगे इसी रिएक्शन का, जो SO2 प्लस O2 और SO3 का है। सो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो अगर हम Kc की वैल्यू देखें तो Kc की वैल्यू 2.8 10⁻² होता है 8000 केल्विन, और सिमिलरली इसकी जो Kc की वैल्यू जो होती है वो होता है 1 × 10⁻26, ठीक है, 8298 केल्विन। ठीक है, अब देखो यहां से हमने एक चीज समझना है बेटा, Kc की वैल्यू देखो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना,
वो इक्वेशन जो है ना कम प्रोसीड होगा, ठीक है, यानी उसका होने का चांस बहुत कम होता है, या वो चीज़ हमें कम प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो यहाँ पर ना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे केसी की वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है, जबकि देखो लोअर टेम्परेचर पर जो केसी की वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 1×10⁻26 है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सूत्री हासिल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट अगर मुझे ज़्यादा हासिल करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। जितना मैं टेम्परेचर कम रखूंगा मेरे पास क्या होगा, केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा तो केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसका मतलब है मुझे जो है ना प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये उल्टा बता दिया है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू कम है, ठीक है बेटा। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर अगर अगर हम एक और चीज़ की एग्जांपल की बात करते हैं, जो एक्सोथर्मिक होगा वो हमें समझ में आ गया। अब जरा हम इंडोथर्मिक की बात करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, N2O4 है, एंड ये डिसोसिएट होकर हमारे पास NO2 बना रहे हैं, ठीक है, और डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो +57.2 है, ठीक है, किलो जूल। इसका मतलब है ये प्लस में है ना, तो मतलब ये एंडोथर्मिक है। और इंडोथर्मिक में मैंने क्या बताया था कि जब हम इसको लिखेंगे तो हमेशा जो हीट होता है उसको हम रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे। अब इसका इफेक्ट भी आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ, हीट को हम रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे ना, सो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास दो कंडीशन होगा ना। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, और अगर हम दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो हमें क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा, ठीक है बेटा। तो देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्योंकि इसको रिएक्टेंट साइड में लिखा है ना, तो मतलब रिएक्टेंट बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट जब इंक्रीज होगा इसका मतलब है ये जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज होगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, सो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब रिएक्शन रिवर्स साइड पे आएगा और इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, या हमें लेफ्ट साइड पे रिएक्शन को प्रोसीड करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर हमें तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलना, अगर हासिल करना है इंडोथर्मिक केस में, तो मुझे हीट को मज़ीद इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। और इसी चीज़ को समझने के लिए ना मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ केसी वैल्यू से। इसी रिएक्शन का जो केसी है, ठीक है, वो होता है 7.7 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली इसी का जो केसी वैल्यू होता है वो होता है 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर केसी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है वो हमने चेक करना है। देखो ये ज़्यादा है, ये कम है ना, -5। तो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इंडोथर्मिक केस में आपको टेम्परेचर, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, रिवर्स रिएक्शन फेवर होगा और प्रोडक्ट हमें कम से कम मिलेगा, जैसे यहाँ पर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को समझ सकते हैं कि उसका जो हीट का जो इफेक्ट है ना वो कैसा होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है। लेट प्रैक्टिस एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है। मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि है 2I, ठीक है, और ये गैशियस, हमेशा गैशियस में होना चाहिए बेटा, ठीक है, ये I2 बना रहे हैं। अब ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाएगा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बताओ व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं ना वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ हमें इसका जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड पे जाएगा। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग बेटा ये है, हमें उन्होंने बताया नहीं है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। अक्सर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस में दिया होता है कि ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, बट यहाँ पर हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ आपने रिएक्शन को गौर से देखो, तो यहाँ पर देखो आई जो है ना, ठीक है, ये इसका हम कह सकते हैं ना कि आयनिक फॉर्म है, और ये कंबाइन होकर, दो आई कंबाइन होकर I2 एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, हमें बॉन्ड फॉर्मेशन नजर आ रहा है,
ठीक है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक चीज़ हमें पता है, जो मैंने एनर्जेटिक वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसी को, अगर सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें क्या होता है, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है। हमेशा बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। दोनों हो रहा हो तो अब हमें उसको बताना पड़ेगा अलग से, फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों हो रहा हो ना, तो अब उसमें बताना पड़ेगा कि एक्सो है कि इंडो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रहा है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ पर नहीं हो रहा जब प्रोडक्ट बन रहा है, तो ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मैंने ब्रेक डाउन कर ली, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आसान है मुझे इसको प्रिडिक्ट करना है कि जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक है, तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा रीराइट करता हूँ। तो एक्सोथर्मिक में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो हमारे पास हीट को जो है ना हमेशा हमने प्रोडक्ट साइड पे लिखना है अगर एक्सोथर्मिक है तो, ठीक है। अब देखो, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे इसका मतलब है प्रोडक्ट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दोबारा से बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सो आपने यहाँ बताना क्या है, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन equilibrium will shift toward प्रोडक्ट साइड, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, I2 है, equilibrium will shift toward product side and more concentration of I2 will be produced, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने शुरू में लिखना था, सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये हमने बताना है कि रिएक्शन क्या है, सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, therefore if we decrease the temperature, then the equilibrium will shift toward product side and more concentration will be produced। ये आपका आंसर है, ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हमें पहले से बताया जाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रिएक्शन है, CO रिएक्ट कर रहा है, सारे गैसेस फॉर्म में होगा H2 के साथ और इक्विलिब्रियम आया हुआ है, और मेरे पास CH3OH यानी मिथनॉल बन रहा है, ठीक है। और इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखो, इसमें बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है ना, तो अब इस कंडीशन में ना हमें बताया होना चाहिए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि हमें इसमें दोनों चीज़ें हो रही है ना, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डेल्टा जो H है ना, वो उन्होंने बताया एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी हीट रिलीज होगा। तो जो ऊपर मैंने बताया था सिमिलर कंडीशन होगा, आप जब इसको रीराइट करेंगे तो हीट को किस साइड पे लिखेंगे, CO+2H2 एक्सोथर्मिक है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट लिखेंगे। अब देखो कंडीशन क्या बताया है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखो, अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमने बताना है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये रिएक्शन रिवर्स साइड पे जाएगी, क्योंकि इसको हमने प्रोडक्ट साइड पे लिखा है, तो कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, ठीक है। और हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट इस कंडीशन में मिलेगा। सो इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद इसका क्लासीफाई करना है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, फिर उसका इफेक्ट आपने बताना है, जो मैंने यहाँ पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको ये पूरा इफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ खैर, वीडियो थोड़ी लेंथी बन गई, बट हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि ये होता क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।